हो गए, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, तो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे इन जजेस का रिमूवल होता है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इस प्रोसीजर की, यही रीज़न है कि अभी तक कोई भी जज को रिमूव नहीं किया गया है इस प्रोसेस के थ्रू। तो अगर हम ग्राउंड की बात करें कि किस ग्राउंड पे जजेस को रिमूव किया जा सकता है, तो पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर प्रूवन इनकैपेसिटी। अगर मिसबिहेव करता है जज या फिर वो इनकैपेबल है अपनी ड्यूटी को निभाने में और या फिर जस्टिस डिलीवर करने में, इन अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सही से फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो इस केस में इसका रिमूवल होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एलाबोरेट करके बताया नहीं गया है कि इसका क्या मतलब डेफिनीशन है, तो क्लियरली डिफाइन नहीं है ये दोनों ग्राउंड्स। तो बस आपको इतना याद रखना है, प्रूवन मिसबिहेवियर और प्रूवन इनकैपेसिटी। तो जजेस को एक एक्ट के प्रोसीजर के थ्रू जो है रिमूव किया जाता है, तो उस एक्ट का नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। क्या है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले राज्यसभा या फिर लोकसभा में मोशन पास होता है। हर चीज़ के लिए कुछ भी अगर पास होना होता, कोई बिल भी अगर पास होना है तो मोशन पास होता है। तो राज्यसभा में 50 MP मोशन पास करेंगे और लोकसभा में 100 MP, 50-100। तो मोशन पास हो भी सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इन केस अगर एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या होता है, अगर मान लीजिए एक जज है, इसके अगेंस्ट ये सारा प्रोसीजर चल रहा है, ठीक, ये सारा प्रोसीजर इसके अगेंस्ट चल रहा है, तो इसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस लगे हैं कि इसने अपनी या फिर कोई करप्शन किया इसने और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा कर के कोई काम किया है। तो क्या होता है इस केस में कि 3 मेंबर की कमेटी बनेगी और इस 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का जज होगा और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको लॉ की और जजेस रिलेटेड जो लॉ की एक अच्छी नॉलेज होती है, प्रेस्टिजियस नॉलेज होती है जिसको, तो वो होता है। ये 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ? मोशन पास हुआ। उसके बाद अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या हुआ? कमेटी बनेगी, ठीक, कमेटी बन गई। अब कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भाई इस जज ने क्या किया है, क्या भाई मामला रफ़ा दफ़ा करना है, तो ये सब देखती है। और फिर ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट ये पार्लियामेंट में ही जाएगी। फिर ये इसी रिपोर्ट के लिए वोटिंग होगी कि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वोटिंग होगी लोकसभा में भी इस रिपोर्ट को लेकर के और राज्यसभा में भी वोटिंग होगी। तो 2/3 वोटिंग से अगर ये पास होता है, 2/3 वोटिंग से अगर ये रिपोर्ट पास हुई, तभी आगे का प्रोसीजर होगा। तो मान लीजिए कि लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में ही ये वोटिंग के थ्रू ये रिपोर्ट पास हो गई और ये कंफर्म हो गया कि हाँ, ये जो जज है वो गिल्टी है, इसको रिमूव कर देना चाहिए। तो अब क्या होगा? प्रेसिडेंट साहब आएंगे, प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, सिग्नेचर कर दे रहे हैं हम, आप इनको रिमूव, अब हम ये कंफर्म हो गया है कि इन जज महाराज को रिमूव किया जाएगा, ठीक। तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर तो ज़रूरी होता ही है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसीजर। तो सबसे पहले मोशन होगा, फिर कमेटी होगी, कमेटी अपनी क्या देगी? रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट जो देगी उसके बाद क्या होगा? वोटिंग होगा। वोटिंग अगर हो गई, 2/3 से मेजॉरिटी से क्लियर हो गई लोकसभा राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल ये मैंने जो लिखा है ये दोनों ही आर्टिकल हैं, ठीक। तो आर्टिकल 124 के अंडर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूवल के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 124। हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए है आर्टिकल 218।
124 एंड 218, याद रखिएगा 124 एंड 218। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज होता है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल कौन करता है? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है, हमने देखा बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हमने इतने कम समय में पढ़ लिया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना इतना आसान नहीं, और इसको रिमूव करने का काम कौन करता है? अभी जैसे हमने देखा पार्लियामेंट करता है। तो अपॉइंटमेंट का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगी एग्जीक्यूटिव, और रिमूव कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसीजर इतना क्रिटिकल क्यों रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? तो रीज़न ये है, अगर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, इतनी आसानी से किसी भी जज को अगर रिमूव कर दिया गया, तो कोई भी केस या फिर कोई भी जस्टिस डिलीवर करने में वो डरेगा। अगर एग्जीक्यूटिव के हाथों में ये बागडोर भाई सौंप दी जाए कि अब एग्जीक्यूटिव जो है रिमूव कर सकता है, तो भाई रूलिंग पार्टी के डर से ये तो कोई जो है अपनी बात रख ही नहीं सकता है, ऐसा कोई डिसीज़न नहीं ले सकती है जुडिशरी जिससे कि सोसाइटी में, देश में हर एक इंसान को जो है जस्टिस मिल सके। तो इसीलिए प्रोसीजर जो है टफ रखा गया है कि बिना किसी डर के, और ऐसे ही इलेक्शन कमीशन को भी बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं इसीलिए कि इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ताकि ये सही मायने में काम कर सके बिना किसी डर के, निडर होकर के काम कर सके। इन्हें ना मोदी जी का डर हो, ना अमित शाह का डर हो ना। अपने डेली लाइफ से थोड़ा रिलेट करके सोचा करिए। मान लीजिए अब एक जज है और अगर मोदी जी से वो डरता तो बहुत सारे केसेस वो जो है जस्टिस डिलीवर ना कर पाता। अब कुछ मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, देख लेते हैं। आर्टिकल 343 किससे डील करता है? हिंदी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। आर्टिकल 343 हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। और 345 ये कहता है कि हर एक स्टेट के पास ये राइट है कि वो एक अपनी स्टेट की खुद की ओन लैंग्वेज जो है बना सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी होगी और यूपी में तो हिंदी है ही, आपको पता ही होगा, और बिहार में बिहारी। तो हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। और अब ये आप बताइएगा कि और कौन कौन से स्टेट और उनकी स्टेट लैंग्वेज क्या है। आर्टिकल 155 डील किससे करता है? गवर्नर से। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा। तो अगर एक आर्टिकल को आपका आइडिया लग, जैसे 343, तो अगर लैंग्वेज से कोई भी रिलेटेड आर्टिकल होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इसी नंबर के इर्द गिर्द ही होगा, इसी नंबर के अराउंड होगा 343। तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्टिकल 343। हर स्टेट की अपनी खुद की लैंग्वेज हो सकती है आर्टिकल 345। गवर्नर किससे डील करता है? 155 से। गवर्नर हर एक स्टेट में होगा, ये 153 में है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। अटॉर्नी जनरल किससे डील करता है? आर्टिकल 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल से। आर्टिकल 243 क्लॉज W में क्या है कि म्यूनिसिपैलिटी जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को वो कंट्रोल करे। अब वो स्टेरिलाइजेशन के थ्रू कंट्रोल करे या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल करे, ये म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर है। तो आर्टिकल 243 क्लॉज W कहता है कि म्यूनिसिपैलिटी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। आर्टिकल 51A में क्या है? ये जैसे कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी है। इस ड्यूटी में क्या आता है? सिटीज़न की इस ड्यूटी में क्या आता है कि they must maintain the compassion for the living creatures like dog। अगर आपकी गली में कुत्ते हैं तो ज़रा उनसे इंसानियत से पेश आइए, उनको पत्थर मत मारिए, ज़बरदस्ती उनको परेशान ना करें, उनसे भी थोड़ा दया भाव रखने का प्रयास करिए।
तो ये हमारा संविधान हमसे एक्सपेक्ट करता है, ये भी हमारी भी कुछ ड्यूटी है। तो आर्टिकल 51 AG डील करता है सिटीज़न की ये ड्यूटी है टू हैव अ कंपैशन टूवर्ड्स द लिविंग क्रिएचर्स। तो ये हमने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस कर लिया। तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, रिमूवल ऑफ जजेस का क्या प्रोसीजर है। मोशन पहले पास करना, फिर कमेटी बनेगी, फिर कमेटी रिपोर्ट देगी अपनी, फिर उसकी वोटिंग होगी, फिर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 218 हाई कोर्ट जज के लिए। और फिर हमने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए, 76 अटॉर्नी जनरल, 243 म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, 51 AG, 153, 155, 343 हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो आज का हमारा ये लेक्चर जजेस के बारे में था। तो थैंक यू।